हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को। और चैप्टर नंबर 9 में है कंप्लीट गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड मतलब गुप्त वंश के बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। गुप्त डायनेस्टी कह लो, गुप्त वंश कह लो, गुप्ता पीरियड कह लो, बात एक ही है। और ये स्टार्ट होता है 319 AD से एंड कर जाता है 540 AD तक। तो इसके बारे में डिटेल MCQ देखने वाले हैं। MCQ देखने से पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू मतलब इस पीरियड में, गुप्ता पीरियड में कौन कौन से महान शासक हुए, किनका क्या रोल था, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे एज ए रिकैप। मतलब चैप्टर का MCQ जैसे कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसका रिवीजन करा दूंगा। एक ही पेज में सब कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, सब कुछ मैं लास्ट में रिवाइज करा दूंगा हर चीज़, ठीक है। मतलब जितने भी फैक्ट होते हैं गुप्ता पीरियड से रिलेटेड, उससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, उसका मैं रिकैप करा दूंगा चैप्टर के लास्ट में। और चैप्टर का शुरुआत हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे कि कितने राजा हुए, महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से हुए, किसके पुत्र कौन थे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को भी मैं पहले ही बता दूंगा ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना करो। ध्यान रखना कि इस चैप्टर में, मतलब गुप्ता पीरियड के चैप्टर में चंद्रगुप्त नाम बार बार आता है। तो चंद्रगुप्त यहाँ पर अलग हैं और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो थे मौर्य वंश के संस्थापक, जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के साथ मिल करके मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं, वो बिल्कुल अलग थे। उसके बारे में हम पढ़ते हैं BC में, लेकिन यहाँ हम गुप्त पीरियड में जो भी चंद्रगुप्त नाम से यहाँ पर आएंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे AD में, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, मौर्य काल में ही पहले ही। अब हम लोग देखने वाले हैं गुप्ता पीरियड में कौन कौन से महान शासक हुए, क्या किसके कारनामे थे, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जरा देखिए, जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे लिखोगे पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बताऊंगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर है, क्या और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। जितने भी लेक्चर हैं खास करके इंग्लिश के, आप अगर उसके PDF पाना चाहते हो तो इस नाम से एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं दे रखा हूँ कमेंट में, जा करके डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को। वहाँ से सारे PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, और मन करे तो बिना प्रिंट आउट निकाले ही वहीं से रिवाइज कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो हमेशा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे। पहले देख लो कि कौन कौन से महान शासक थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूलर जो थे, या फिर फाउंडर कह लें कि गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर या फिर फर्स्ट रूलर कौन थे, तो वो थे श्रीगुप्त। ध्यान देना एक शब्द पे आपको क्या ध्यान देना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये शब्द मैं कहने वाला क्या था कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि फाउंडर, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। तो सिंपली अगर फाउंडर पूछे तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि श्रीगुप्त थे। लेकिन अगर वहां पर पूछ ले कि रियल फाउंडर कौन थे, ध्यान देना इस बात पे, अगर फाउंडर पूछे तो श्रीगुप्त, अगर रियल फाउंडर पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये रियल फाउंडर थे। ऐसा क्यों होता है कि कोई फाउंडर कहलाता है, कोई रियल फाउंडर कहलाता है? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये बहुत ही महान शासक हुए। प्रथम शासक ऐसे हुए थे जो बहुत ही महान थे, और इन्हीं के शासन काल से स्टार्ट हो जाता है इस वंश का फलना फूलना। मतलब जो पिक टाइम होता है किसी वंश का फलने फूलने का, वो स्टार्ट हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम से। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इस राजा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है गुप्त पीरियड में। और यही कहते हैं कि आज के बाद हम क्या करेंगे, गुप्ता पीरियड का प्रारंभ करते हैं। गुप्ता वंश की मतलब इस वंश को, हमारे वंश को जाना जाएगा गुप्त वंश के नाम से। तो इसलिए कई बार इनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो दोनों तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। एक पूछा गया है कि गुप्ता पीरियड, गुप्ता वंश जो है, गुप्त डायनेस्टी जो है, इसके फाउंडर कौन है, तो श्रीगुप्त हुए। फर्स्ट रूलर कौन है, तो श्रीगुप्त हुए। रियल फाउंडर कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुए। तो दोनों क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान से टिक लगाना, ठीक है। अच्छा, दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछ लें। अगर पूछे कि जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, या फिर कह लो कि इसके फाउंडर कौन थे, सिंपली पूछे फाउंडर कौन थे, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो भी आपको श्रीगुप्त पे ही टिक लगाना है, क्योंकि वहाँ रियल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर रियल का, वास्तविक वर्ड का इस्तेमाल वहाँ पर किया है तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम पे ही टिक लगाना होगा। अगर ऑप्शन में श्रीगुप्त नहीं रहे तभी आप फाउंडर के तौर पे चंद्रगुप्त प्रथम को टिक लगाना, ठीक है।
तो सारे तरीके की बात को मैं बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अभी से आपको ध्यान रखना है कि इस पीरियड में पहला महान शासक जो थे, पहला रूलर जो थे वो थे श्रीगुप्त। इनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे वो थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पुत्र जो थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, है ना। ये ग्रहण किए थे विक्रमादित्य की उपाधि के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनको कई बार विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हुए कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र हुए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद भी कई राजा आए, जैसे स्कंदगुप्त के भाई भी आते हैं पिक्चर में, है ना। लेकिन इन्हीं को माना जाता है आखिरी शासक, गुप्त वंश के आखिरी शासक माना जाता है स्कंदगुप्त को। तो कहोगे सर इसके बाद तो इसके भाई भी आते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त को आखिरी हम क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इतिहास में निर्बल राजाओं को जगह नहीं दिया जाता, इसलिए जो महान शासक थे, आखिरी महान शासक थे गुप्त वंश के, वो नाम दिया जाता है स्कंदगुप्त का। ठीक है, तो निर्बल राजाओं का वैसे भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है हिस्ट्री में, तो क्यों भला सबको पढ़ते फिरें। तो इसलिए गुप्त वंश के आखिरी शासक के बारे में अगर पूछ ले तो आखिरी महान शासक थे, ग्रेट रूलर जो कहेंगे, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, वो थे स्कंदगुप्त। क्लियर? तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त, इन राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर जैसे ही एंड करेगा, एमसीक्यू सारे एंड करेंगे, लास्ट में मैं एक ही पेज में सबको शॉर्ट नोट्स के तौर पे रिवाइज करा दूंगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो यहां पर है, हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर। तो फर्स्ट रूलर गुप्ता जो गुप्त वंश के थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। सेकेंड क्वेश्चन है, द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड वर नोन एज। देखो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्ता पीरियड में सिल्वर कॉइन को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था रूपक के नाम पे। ठीक है, रूपक के नाम से जाना जाता था, फिर रुपयक कह लो, रुपयक और रूपक बात बराबर है। तो सिल्वर कॉइन को रूपक के नाम से जाना जाता था, और गोल्ड कॉइन को दिनार के नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन जो है ये है गोल्ड कॉइन के बारे में, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पूछा है सिल्वर कॉइन के बारे में तो ये जाना जाता था रूपक के नाम से। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना। तीसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिट इंडिया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो फाहियान आए थे कहाँ से? चाइना से, है ना, धार्मिक मतलब धार्मिक उद्देश्य के कारण। तो ये कौन से गुप्ता किंग के राज दरबार में आए थे फाहियान? तो फाहियान चाइना से आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। तो ध्यान रखना, इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अच्छा, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया जो कहा गया समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त को कहा गया, तो ये आंसर है समुद्रगुप्त। एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन से हिस्टोरियन ने कहा है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन कहलाए? समुद्रगुप्त कहलाए। कौन से हिस्टोरियन ने इनका नाम कहा है नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगला देखिए, यहाँ पर है, हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनिशियल वाले चैप्टर में भी कि क्या इसका मीनिंग होता है। तो आप शुरू से अगर देखते आ रहे हो तो मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो कौन से ऐसे पहले राजा थे गुप्त पीरियड में जो अश्वमेध यज्ञ की ऑर्गेनाइज कराए थे, ये है ना, ऑर्गेनाइज कराए थे अश्वमेध यज्ञ। तो इसका आंसर हो जाता है आपका समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इसका आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। फिर है, कंसीडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। ये जो जितने भी लिटरेरी वर्क्स हुए हैं, लेखन के बारे में ये पूछ रहा है, तो इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस वर द वर्क्स ऑफ कालिदास। कालिदास जो थे वो नवरत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। और ये कौन कौन से बुक को लिखे हैं? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से बुक लिखे हैं। फर्स्ट है कुमार संभवम, यहाँ पर है कुमार संभवम। फिर है आपका मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस ये नहीं लिखे हैं, तो सेकंड नंबर ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा। तो कौन लिखे हैं आपके ये मुद्रा राक्षस?
तो मुद्रा राक्षस लिखे हैं विशाख दत्त, ध्यान में रखना। मुद्रा राक्षस कौन लिखे हैं? विशाख दत्त लिखे हैं। और विशाख दत्त कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के कवि थे और नाटककार थे, है ना। तो कुमार संभवम, रघुवंश और आपका ऋतु संहार, तो ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंश, ये तीनों बुक लिखे गए हैं किनके द्वारा? कालिदास के द्वारा। तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। और मुद्रा राक्षस कौन लिखे थे? तो मुद्रा राक्षस लिखे थे विशाख दत्त। चलिए यहाँ तक क्लियर है कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सातवां में देखते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। सातवां में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कौन सा लिटरेरी वर्क इसमें से नहीं है? तो अभी देखिए हम लोग कालिदास के बारे में, तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो है, अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के एक मतलब नवरत्नों में से एक थे। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। अमरकोश, अमरकोश किससे रिलेटेड है? तो अमरकोश आपके रिलेटेड हैं, गुप्ता पीरियड से ही रिलेटेड है। और जो अमरकोश लिखा गया, ये लिखा गया है अमर सिंह के द्वारा। अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह कौन थे? तो अमर सिंह भी आपके गुप्ता पीरियड में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके नवरत्नों में से एक ये भी थे। फिर यहाँ पर चरक संहिता, तो चरक संहिता किनके द्वारा लिखा गया? महर्षि चरक के द्वारा। अब ये जो चरक संहिता था ये गुप्ता पीरियड में नहीं लिखा गया। ये जो चरक संहिता है, चरक संहिता को लिखने वाले जो महर्षि चरक थे, ये किसके कोर्ट फिजिशियन थे? मतलब डॉक्टर थे, ये आयुर्वेदाचार्य थे। किसके कोर्ट फिजिशियन कहे जाते थे ये? तो कनिष्क के कहे जाते थे। तो ध्यान में रखना, ये कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन थे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब गुप्ता पीरियड से रिलेटेड नहीं है। तो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है कालिदास के द्वारा, अमरकोश लिखा गया है अमर सिंह के द्वारा, और मृच्छकटिका लिखा गया है, जिसको मृच्छकटिकम भी बोलते हैं, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया। यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम, अमरकोश और मृच्छकटिकम ये तीनों लिखा गया है गुप्ता पीरियड में ही। क्लियर यहाँ तक? तीनों के आंसर भी ध्यान में रखना कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास लिखे हैं, अमरकोश लिखा गया है अमर सिंह के द्वारा, और यहाँ पर मृच्छकटिकम जो है वो लिखा गया शूद्रक के द्वारा। चलिए, तो इसका आंसर कौन था कि डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड? तो वो था चरक संहिता, है ना, ये कनिष्क के टाइम में लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड कालिदास फ्लरिश। कालिदास किनके शासन काल में वो फले फूले फ्लरिश हुए? मतलब कालिदास का नाम किनके पीरियड से रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो ये है आपका गुप्ता पीरियड में, है ना, गुप्ता पीरियड में ही। और ये अगर पूछा जाए कि कौन से राजा के टाइम में ये ज़्यादा ये थे प्रसिद्ध थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से ही एक थे कौन? कालिदास। तो इसका जो ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है इसका शुरुआत कौन से पीरियड से होता है? तो गुप्ता पीरियड से ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो इसके पहले भी बताए हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि कौन ग्रहण किए थे? तो वो ग्रहण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कैसे याद रखोगे? विक्रमादित्य, देखो यहाँ पर द्वितीय है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय और द्वितीय, है ना, एक जैसा पढ़ने में लगता है, सेकंड। तो इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो थे वो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किए थे। अगला क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिट इंडिया। तो फाहियान कौन से सेंचुरी में आए थे? तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि वो आए थे किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में, है ना। तो इसका आंसर है आपका 5th सेंचुरी AD। तो ये आए थे, जो फाहियान आए थे इंडिया, ये आए थे 5th सेंचुरी में, है ना। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे फाहियान 5th सेंचुरी AD में। अगला क्वेश्चन है द 6th डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो 6 इंडियन फिलोसफी जो है इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, है ना।
पहले वाले चैप्टर में भी कौन कौन है वो, सांख्य है, योग है, न्याय है, ये सारे हैं। वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है। तो ये 6 जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ये इसके बारे में पूछा है कि ये बिकेम फुल्ली आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग द, मतलब लिखा तो गया होगा किसी अन्य काल में भी, लेकिन ये जो कंप्लीट तरीके से आर्टिकुलेट हुआ है, मतलब अच्छे तरीके से जो इसको लिखा गया है कंप्लीट तरीके से, फुल्ली आर्टिकुलेटेड, ये किसके शासनकाल में हुआ, तो ये हुआ है गुप्ता एज में। तो गुप्ता एज में ही ये सारे फिलोसफी को अच्छे तरीके से रूप दिया गया, अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया, आर्टिकुलेट किया गया। तो 12 का आंसर है गुप्ता पीरियड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय, तो मृच्छकटिका किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड का ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत था, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। 14 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स ग्रांटेड परमिशन टू मेघवर्मन, देखो मेघवर्मन थे आपके सेलोन के राजा, सेलोन यानी कि श्रीलंका का पुराना नाम था। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने का एक इनको क्या परमिशन दिया गया है ना। तो समझने वाली बात यह है कि बोध गया है कहाँ, तो बोध गया बिहार में है। बोध गया में श्रीलंका के राजा जो थे मेघवर्मन, उसको परमिशन ग्रांट किया गया कौन से गुप्त किंग के द्वारा कि आइए यहाँ पर बोध गया में अपना बुद्धिस्ट टेम्पल बनाइए। तो इसका आंसर आपका समुद्रगुप्त ने इनको क्या किया, परमिशन दिया मेघवर्मन को। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला है आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर बिलोंग्स टू विच एज, तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके शासनकाल के थे, तो ये थे आपके गुप्त के मतलब गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं ये, है ना। अब समझने वाली बात ये है कि इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, ध्यान में रखना इसको। आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किए थे, ये हम लोग जानते हैं, और वराहमिहिर भी बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे, ये भी बहुत महान एस्ट्रोनॉमर थे। आर्यभट्ट भी आपके बहुत ही महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, लेकिन इन दोनों में वराहमिहिर जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन आर्यभट्ट जो है ये नवरत्न में से एक नहीं थे। तो ये कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है आगे के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट क्या कहते हैं इसको, नवरत्न, है ना, कौन नवरत्न नहीं थे इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ध्यान में रखना कि आर्यभट्ट जो थे वो नवरत्नों में से एक नहीं थे, वराहमिहिर उनमें से एक थे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, यहाँ पर द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। अब जानते हैं हम लोग कौन किए थे इन्वेंट जीरो की, तो कौन किए थे, ये किए थे आर्यभट्ट। इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी में इनका जो इन्वेंट किया गया, तो गुप्ता पीरियड में ही इन्वेंट किया गया, क्योंकि आर्यभट्ट गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन आंसर है। 18 बोल रहा है कुमार संभवम एंड एपिक वॉज कंपोज्ड बाय, कुमार संभवम किनके द्वारा ये किया गया, लिखा गया, तो इसका आंसर है आपका कुमार संभवम किनके द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, या फिर आपका हरिसेन, या फिर कालिदास। तो इसका आंसर है कालिदास, है ना, पहले भी देख चुके हैं, कालिदास ने ही लिखा था कुमार संभवम को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम का जो यार्ड है, मतलब आंगन है ना। तो सबसे पहली बात कि जो भी लोग दिल्ली गए होंगे कुतुब मीनार देखने के लिए, वो जानते होंगे कि, और भाई कई लोग क्या करते हैं कि घूमने जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेस, लेकिन उसके बारे में डिटेल अध्ययन करके नहीं जाते, और वहाँ पर भी बहुत डिटेल में भी लिखा हुआ रहता है, कोई पत्थर पे लिखा रहता है, चाहे कहीं भी लिखा रहता है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते, उसको पढ़ा करो ध्यान से। तो कुतुब मीनार जैसे ही जाते हो आप लोग, छतरपुर, है ना, तो उसके कैंपस में 3 चीज़ आपको दिखाई देगा। एक दिखाई देगा आपको कुतुब मीनार, जो मीनार खड़ी है वहाँ पर, उसके बगल में एक मॉस्क है ना, वो गुंबद नुमा है, उसका डोम आकार का है, तो वही है आपका कुवत उल इस्लाम मॉस्क। और उसी के आंगन में आप देखोगे थोड़े से दूरी पे, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा आयरन पिलर। तो इसी आयरन पिलर के बारे में बोला है कि जो आयरन पिलर है ये किसके मेमोरी में बनाया गया, तो ये बनाया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के मेमोरी में।
तो यहाँ पर देख लो, चंद्र के नाम से एक ही ऑप्शन है, सेकंड नंबर ऑप्शन, और इसका आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन। मैं आपको पिक्चर के रूप में दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लो, जैसे आप जाते हो कुतुब मीनार, तो 3 चीज़ों पर फोकस करना। एक तो ये है आपका मीनार, कुतुब मीनार, इसके एक साइड में देखोगे तो ये आपको मॉस्क दिखाई देगा। हालांकि इस मॉस्क को आप गौर से देखोगे, इसके दीवारों को देखना, इसके छतों को देखना, वहाँ पर हिंदू धर्म से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ संकेत जरूर दिखाई देगा, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है और इतिहासकार भी मानते हैं इस चीज़ को, बहुत लोग भी मानते हैं। तो आप देख पाओगे कि इसमें कोई ना कोई मंदिर के जैसा ही कुछ आकृति अंदर में दिखाई देगा, जो अक्सर आपको टेम्पल में दिखाई देता है, किसी मॉस्क में दिखाई नहीं देता। तो क्योंकि मुगलों ने ऐसा कारनामा किया है हमारे देश में, तो आपको पता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और इधर वाले साइड को देखो, ये वाला जो पिलर है, आयरन पिलर, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के मेमोरी में ये इसको यहाँ पर लगाया गया था, और इस पिलर पर कुछ कुछ चीज़ लिखा भी गया है उनके ही बारे में, है ना। अब समझना एक चीज़ कि ये कितना पुराना है, ज़रा समझो। ये आयरन का पिलर है, ये ओपन एनवायरनमेंट में भी है, इसको ऑक्सीजन भी मिलता है, यहाँ पर इसको नमी भी मिलती है, इसके बावजूद भी इस पर कोई जंग नहीं लगा अभी तक। समझने वाली बात है कि उस टाइम का कितना टेक्नोलॉजी डेवलप्ड था और अभी का कितना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप देख पाओगे छतरपुर में, जो कुतुब मीनार के कैंपस में है। ये है कुतुब मीनार, ये है आपका कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, और ये है आपका आयरन पिलर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ समझ गए कि वो आयरन पिलर किसके मेमोरी में वहाँ पर लगाया गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मेमोरी में, है ना। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर 20th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा इसमें से ट्रू है। तो गुप्ता एम्पायर्स क्लेम्ड डिवाइन राइट फॉर देमसेल्व्स, मतलब जो दैविक शक्ति के बारे में कहा जाता है कि हम लोग एकदम भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, ऐसा कुछ जो भी हुआ होगा। तो ये गुप्ता एम्पायर्स के लोग कंप्लेन कह दे रहा हूँ, मतलब क्लेम करते हैं क्या ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा करते थे वे। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड नंबर ऑप्शन कह रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में सेंटर हम लोग कहते हैं दिल्ली को, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं। अब भाई हमारा जो अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे इंडिया का, क्या सेंट्रलाइज्ड है? नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली से नहीं चलता, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के बटा हुआ है, मतलब सेंटर से भी चलता है, और हर एक राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन अपना अलग अलग होता है, अपना कैपिटल अलग होता है। जितने टैक्स वसूली होते हैं सेंट्रल लेवल पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके स्टेट्स में भी, है ना। तो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे कंट्री में। तो इसी तरीके से उस काल में भी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रलाइज्ड नहीं था। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दे एलेबोरेटेड मतलब बढ़ाया, है ना, फैलाया द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, तो लैंड ग्रांट्स को इन्होंने फैलाया था, ठीक है। मतलब लोगों को जो रिवाज था, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, कोई बढ़िया काम कर गए तो उसको लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये जो चीज़ था, ये जो ट्रेडिशन था, इसको बढ़ावा मिला वहाँ पर। तो थर्ड नंबर ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका ट्रू है, सेकेंड नंबर ट्रू नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है कि शूद्रक का जो मृच कट्टिकम है, जो मृच कट्टिकम लिखा गया है शूद्रक के द्वारा, ये क्या है आपका? तो ये है आपका ड्रामा, नाटक था एक, ठीक है। तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर है समुद्रगुप्त हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। कौन से हिस्टोरियन के द्वारा इंडियन नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को? तो ये कहा गया आपका V.A. स्मिथ के द्वारा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर है यहाँ पर हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सिंपली फाउंडर पूछा है, देखो, और ऑप्शन दोनों दे रखा है ना, चंद्रगुप्त प्रथम भी और श्रीगुप्त भी। तो क्योंकि सिंपली फाउंडर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। अगर पूछता रियल फाउंडर तो वो कह देते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। 24 नंबर क्वेश्चन है हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? तो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट आपके थे डी नंबर ऑप्शन हरिसेन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि द प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कहते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, है ना, एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे रिलेटेड है? तो जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका रिलेटेड समुद्रगुप्त से। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ना, देखो, वैसे भी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है
यहाँ पर आपका होता है अशोक का इंस्क्रिप्शन, और उसी इंस्क्रिप्शन के ऊपर में समुद्रगुप्त ने कुछ खुदवा दिया अपने नाम का, है ना, अपनी बड़ाई वहाँ पर लिखवा दिया। दोनों पिलर एक ही हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और अशोक का जो इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद में मिला है वो सेम है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, तो इसका आंसर समुद्रगुप्त है, 25 का सी नंबर ऑप्शन। अगला है देयर आर ओनली 2 नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के 2 ही नॉन पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स वहाँ पर उपलब्ध है। वन ऑफ दीज इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव। एक अजंता केव के बारे में हम सुने हैं जो कि आपका गुप्ता पीरियड में बनाया गया। वेयर इज़ द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग। दूसरा जो गुप्ता पीरियड का जो पेंटिंग है वो कौन सा है, तो वो है आपका बाघ केव्स। तो बाघ केव्स और अजंता केव्स दोनों किससे रिलेटेड हैं, वो है गुप्ता पीरियड से रिलेटेड। क्योंकि सर अजंता और एलोरा को हम लोग कई बार एक साथ पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखना कि एलोरा केव्स जो है ये बनाया गया है राष्ट्रकूटों के द्वारा, राष्ट्रकूट के राजाओं के द्वारा, है ना। तो एलोरा केव्स आपका राष्ट्रकूट से रिलेटेड है, अजंता और बाघ केव्स जो है ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है देखो, अगला 27th नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत। तो परम भगवत के टाइटल किन्हें मिला है, कौन ये अज्यूम किए थे इस टाइटल को, खुद से ही वो कह लेते थे। जैसे वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता था ऐसा PhD वाला इंस्टीट्यूशन कि हमें डॉक्टर कहा जाएगा आज से, वो खुद से वैसा, क्योंकि राजा थे वो कुछ भी कर सकते थे, है ना, तो अपने नाम एक अलग टाइटल ले लेते थे। तो परम भगवत का टाइटल किसने गेन किया, किसने अज्यूम किया, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और टाइटल मिला था या फिर अज्यूम किए थे खुद से, वो था विक्रमादित्य, है ना। तो ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य से बार बार मौर्य आ जाता है ध्यान में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको 2 टाइटल इनसे रिलेटेड है, एक परम भगवत का जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, और दूसरा इनका टाइटल था विक्रमादित्य, है ना। अब रिकैप करते हैं हम लोग, देखते हैं पूरे जितने राजा होते यहाँ पर हुए थे। ये फ़ॉन्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन PDF में आप लोग पढ़ सकते हो। देखो ध्यान से हम लोग काम करते हैं, पहले देख लो, यहाँ पर वही वाली बात है, पहले श्रीगुप्त आते हैं, फिर इनके पुत्र घटोत्कच हैं, फिर इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हैं, फिर इनके पुत्र समुद्रगुप्त होते हैं, और उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, फिर इनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम है, फिर इनके पुत्र स्कंदगुप्त होते हैं। स्कंदगुप्त का एक भाई भी है जिसका नाम यहाँ पर दे रखा है कि स्कंदगुप्त को किसने सक्सीड किया, तो वो किए पुरुगुप्त, है ना। लेकिन आखिरी रूलर के रूप में, आखिरी महान रूलर के बारे में जो कहा जाता है कि लास्ट ग्रेट गुप्ता रूलर जो थे वो स्कंदगुप्त थे, ना कि पुरुगुप्त। ठीक है, अब ध्यान देना एक चीज़ और, हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं सबको। देखिए यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, इसके रूलर के बारे में है। तो ये इस्टेब्लिश, सबसे पहली बात जानेंगे कि गुप्ता पीरियड का जो स्टार्ट कैसे हुआ, है ना। तो ये श्रीगुप्त वगैरह जो थे ये फ्यूडेटरी थे। फ्यूडेटरी कहने का मतलब है सामंत, समझना इस चीज़ को, सामंत थे। ये किसके सामंत थे भाई, सामंत का मतलब होता है क्या, पहले समझो। सामंत का मतलब होता है कि बड़े राजा के अधीन जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। जैसे आप बहुत बड़े साम्राज्य के राजा हो, आपका क्षेत्र इतना बड़ा है कि पूरा नहीं संभाल सकते, तो कुछ कुछ एरिया को आप क्या करते हो, बांट देते हो किसी छोटे छोटे राजाओं के बीच कि भाई यहाँ का कर वसूली आप करना, यहाँ का टैक्स कलेक्शन आप करना, है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे उनके सामंत हुआ करते थे, फ्यूडेटरी हुआ करते थे। तो ये जो श्रीगुप्त थे ये किसके फ्यूडेटरी थे, ये कुषाण के फ्यूडेटरी थे, कुषाणों के, है ना। तो कुषाण किंगडम के ये सारे क्या थे, फ्यूडेटरी थे। तो कुषाणों को हरा करके इन लोग क्या करते हैं, गुप्ता एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट कराते हैं। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि जो इस्टेब्लिश कराया गया गुप्ता डायनेस्टी का, वो किसके द्वारा किया गया, तो श्रीगुप्त के द्वारा। ये तो हम लोग देख चुके हैं, फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर ये भी कहते हैं हम लोग किसके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में। फिर घटोत्कच आते हैं, तो घटोत्कच इनके पुत्र होते हैं, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम जो है घटोत्कच के पुत्र हैं, और इन्होंने ही इस टर्म को नाम दिया, मतलब गुप्ता एम्पायर का जो नाम दिया वो चंद्रगुप्त प्रथम ही देते हैं, इसलिए इनके ही नाम से कहा जाता है कि रियल फाउंडर जो है चंद्रगुप्त प्रथम के, गुप्ता पीरियड के, यानी कि गुप्त डायनेस्टी के रियल फाउंडर वो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है। फिर है कि मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। कुमार देवी जो लिच्छवी राज्य है, लिच्छवी राज्य की जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है कुमार देवी, उनसे ये शादी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है कि
गुप्ता एरा का जो इंट्रोड्यूस कराते हैं। गुप्ता एरा मतलब गुप्ता कैलेंडर है ना, कैलेंडर के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। तो गुप्ता कैलेंडर का जो ये स्टार्ट करते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कब करते हैं, तो ये 320 AD में। किस लिए करते हैं, क्योंकि इसी के दिन ये कोरोनेशन हुआ था इनका, मतलब राज्याभिषेक हुआ था, ये गद्दी पे उस दिन बैठे थे। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट राजा कौन थे गुप्ता पीरियड में जिनको महाराजाधिराजा की उपाधि मिलता है, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि इसको दिया जाता है। अगर फॉन्ट नहीं दिखाई दे रहा आपको तो सिंपली आप लोग बात को सुनो, बहुत कुछ सीख जाओगे, समझ जाओगे, रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। अब जरा देखिए अगला कौन है, समुद्रगुप्त आते हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में इन्हीं के बारे में दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में है, तो समुद्रगुप्त के बारे में है। अच्छा, ये जो इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया गया, जो भी लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इनके राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पर है कि ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है ये वही वाला इंस्क्रिप्शन है अशोक का जो पिलर है ना, उसी के ऊपर ये उत्कीर्ण करा देते हैं अपने बारे में। तो इसलिए इसका नाम मतलब इनसे भी जुड़ जाता है, समुद्रगुप्त से भी जुड़ जाता है। फिर कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ को किसने परफॉर्म किया था, तो समुद्रगुप्त ने परफॉर्म किया था, है ना। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही किया था, समुद्रगुप्त ने। फिर है कि फर्स्ट टाइम इशू जो किया गया था गोल्ड कॉइन, ये किसके द्वारा किया गया था, समुद्रगुप्त के द्वारा। और इसी के ऊपर डिपिक्टेड है, मतलब चित्रित है, किस चीज़ के बारे में, सैक्रिफिशियल हॉर्स के बारे में, क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत किए थे, परफॉर्म किए थे। तो वहाँ पर हॉर्स के बारे में बताया जाता है कि हॉर्स को किस तरीके से छोड़ा जाता है ना। तो वो हॉर्स का भी मेंशन क्या है उस गोल्ड कॉइन्स में चित्रण किया गया है उनका। ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड पोएट। कई बार पूछ लेगा कि कौन से गुप्त वंश के शासक थे जो बहुत ही महान म्यूजिशियन थे और पोएट थे, तो वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त क्या थे, महान म्यूजिशियन और पोएट भी थे। और इसी के वजह से कई सारे गोल्ड कॉइन्स में उनका जो चित्र मिला है समुद्रगुप्त का, वो वीणा को प्ले करते हुए मिला है, मतलब वीणा बजाते हुए इनका एक वीणा बजाते हुए मुद्रा में वो बैठे हैं और उनका वहाँ पर पिक्चर डिपिक्ट किया गया है गोल्ड कॉइन्स में। तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स थे। और ये शकों को और कुषाणों को हरा दिए थे समुद्रगुप्त, इस चीज़ को भी पूछ लिया जाता है। फिर है कि अलाउड मेघवर्मन, जो मेघवर्मन थे किंग ऑफ सेलोन, यानी कि श्रीलंका के जो किंग थे, उसको अलाउ किए थे बोध गया में अपना मोनेस्ट्री बनाने के लिए, मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए या फिर मठ को बनाने के लिए जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग ठहरते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। ये क्या करते हैं कि मैरिज अलायंस पे विश्वास करते हैं कि अगर अपना पावर को एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, तो मैरिज पद्धति को अपनाओ। एक मतलब दूसरे राजा की पुत्री से क्या करो, शादी कर लो, और फिर किसी अपने ख़ानदान से किसी बेटे को शादी करवा दो, अपना साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा। बेटी की भी शादी करवाते थे, बेटा की भी शादी करवाते थे। तो देखिए अगर पूछ देगा कि किन्होंने इस मेथड को यूज़ किया मैरिज अलायंस को टू एक्सटेंड हिज पावर, तो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि हिज डॉटर प्रभावती वॉज मैरिड टू वताका प्रिंस रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड जो थे, इससे शादी करा देते हैं अपनी पुत्री प्रभावती से। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर ही डिफीटेड रुद्रसेन तृतीय, रुद्रसेन तृतीय को हरा देते हैं ये और उसके किंगडम को छीन लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। फिर है कि शकों को ये हराते हैं, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। शक लोगों को भी हरा देते हैं और मालवा रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। फिर अगला बोला है ब्रॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वेस्टर्न सी पोर्ट्स, जो भी गुजरात वाले क्षेत्र वाला जो सी पोर्ट होता है उसके ऊपर भी ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, है ना। फिर है कि उज्जैन बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का सेकंड कैपिटल को बनाया जाता है उज्जैन को, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। फिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय सिल्वर कॉइन्स को ये करते हैं, इशू करते हैं, सिल्वर कॉइन जिसको रूपक कहा जाता था उस टाइम पे, है ना, रूपक कहा जाता था। और ये किस लिए ऐसा किए थे, सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, शकों के ऊपर जो ये विजय प्राप्त किए थे, इसी के यादगार में वो सिल्वर कॉइन्स रूपक को क्या किए थे, इशू किए थे। ठीक है, तो कई बार पूछ लेगा कि सिल्वर कॉइन्स को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो किया था इशू, किस लिए किया था, तो शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने की खुशी में किया था। कालिदास जो संस्कृत पोएट थे, इन्हीं के एक मेंबर ऑफ हिज कोर्ट थे, यानी कि नवरत्नों में से एक थे।
चाइनीज ट्रेवलर जो थे ये इसी के कोर्ट में आए थे, फाहयान, है ना। ये सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। फिर इनके पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम। ये क्या थे कि इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हून इन्वेजन से, हून लोग क्या किए थे, इन्वेड कर दिए थे, मतलब आक्रमण कर दिए थे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको उन्हीं से हुआ था, हून इन्वेजन से, मतलब कि आक्रमण से। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, जो हूनों को क्या करते हैं, खदेड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अश्वमेध जो टाइप का जो कॉइन आता है, ये कौन इशू किए थे, कुमारगुप्त प्रथम किए थे। ये भी इशू किए थे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को कुमारगुप्त प्रथम। फिर यहाँ पर है कि लास्ट जो ग्रेट गुप्ता रूलर थे वो थे स्कंदगुप्त, ये थे कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र। ये हूनों को क्या किए, खदेड़ दिए थे। क्वालिटी ऑफ कॉइन्स डिक्लाइन ड्यू टू कंटिन्यूस वॉर्स विथ हून इन्वेजन, मतलब बार बार जो हूनों के द्वारा जो यहाँ पर इन्वेड किया जाता था, आक्रमण किया जाता था, इसके वजह से इनके क्वालिटी ऑफ कॉइन्स जो थे वो डिक्लाइन कर गए, गिरते चले गए। रीस्टोर्ड एंड रिपेयर्ड डैम ऑफ सुदर्शन लेक। आप लोग कमेंट में बताओगे, पिछले कुछ चैप्टर में मैं बताया था सुदर्शन लेक के बारे में कि सुदर्शन लेक को प्रथम बार किसने बनवाया था, ठीक है। वो भी बहुत महान शासक होते थे, मतलब उस टाइम थे। तो इसको रिपेयर कराने वाले, रिस्टोर कराने वाले कौन थे, स्कंदगुप्त थे। सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर पुरुगुप्त। हालांकि इसके बावजूद भी स्कंदगुप्त का ही आता है कि ये आखिरी महान शासक थे गुप्त वंश के। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरे के पूरे रिवीजन कर लिए अच्छे तरीके से, और सारे यहाँ पर MCQ भी आपके हो गए। जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, सिंपली लिखोगे पर्सनल गाइडेंस, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है PDF पाने के लिए। तो चलिए, आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।